दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों कई दिनों से इस तरह के कमेंट्स में देख रहा था जहाँ आप लोग चाहते हैं कि कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाई जाए जहाँ पर आप एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीख सकें। तो दोस्तों इसलिए आज मैं इस स्टोरी को लेकर आया हूँ। ये जो स्टोरी है ये थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी को हम बिल्कुल ही डिटेल में ट्रांसलेट करेंगे, तो अलग अलग तरह के जो ग्रामर का स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप सीख पाएंगे, नए नए वर्ड मीनिंग को सीखेंगे और जो एक एक स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिच मोहन एंड द पुअर सोहन। क्या मतलब हुआ? द रिच मोहन मतलब कि अमीर मोहन और गरीब सोहन। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा भी आएगा। उसके अलावा कहानी जो है बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप इस तरह के वीडियोस को देखें तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन भी रखें, ताकि यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी कर सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो बहुत पहले, देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन ए विलेज मतलब कि बहुत पहले एक गाँव में दो दोस्त रहते थे। दे वर नॉन एज मोहन एंड सोहन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और दोस्तों दे एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। दे वर नॉन मतलब कि उन्हें जाना जाता था एज मोहन एंड सोहन मतलब उन्हें सोहन, मोहन और सोहन के रूप में जाना जाता था। मोहन वॉज अ ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट में जब आप कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आप ज़्यादातर देखेंगे जो सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होते हैं वहाँ कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि इसको सिंपल कहा जाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। मोहन वॉज ए ज्वेलर, मोहन वॉज ए ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच। और ज्वेलर का मतलब होता है सुनहार। जो मोहन था वो एक सुनहार था। एंड वॉज वेरी रिच और वह बहुत, एंड वॉज वेरी रिच और बहुत अमीर था। वाइल सोहन वॉज वेरी पुअर। दोस्तों वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल सोहन वॉज वेरी पुअर जबकि सोहन बहुत गरीब था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मोहन वॉज ए ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच वाइल सोहन वॉज वेरी पुअर। मोहन एक सुनहार था और बहुत अमीर था जबकि सोहन बहुत गरीब था। चलिए आगे देखिए। Once on the occasion of his sister's marriage, Sohan took a few gold ornaments worth rupees 5,000 from Mohan and promised to pay the price of it within 6 months from the डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये लंबा सेंटेंस है, इसको छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ सिस्टर के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है का के की। तो सिस्टर्स मैरिज मतलब हुआ बहन का विवाह या बहन की शादी। वंस एक बार, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज मतलब एक बार। और दोस्तों ओकेजन का मतलब होता है उपलक्ष्य, मतलब अपनी बहन की शादी के उपलक्ष्य में सोहन
टुक अ फ्यू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और दोस्तों ये टेक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब लेना, और ये टुक है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सोहन टुक अ फ्यू गोल्ड ऑर्नामेंट, जो सोहन था उसने कुछ सोने के आभूषण लिए, वर्थ ₹5,000 5,000 कीमत के, फ्रॉम मोहन मोहन से, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, टू पे दे देने का, द प्राइस कीमत को, ऑफ इट उसकी कीमत को पे करने का वादा किया, विद इन 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट। फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट मतलब किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट मतलब कि उधार लेने की जो डेट थी उससे 6 महीने के अंदर अंदर उसने वादा किया कि वो उनके जो कीमत है 5,000 उस ऑर्नामेंट्स की वो उसको अदा करेगा। चलिए आगे देखिए। बट ओनली a few days after the marriage of Sohan's sister, Mohan began asking for the money which he was supposed to get from Sohan for the gold ornaments bought by him on credit। क्या मतलब हुआ? बट ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर मतलब कि सिर्फ कुछ दिनों के बाद, आफ्टर द मैरिज ऑफ सोहन सिस्टर मतलब कि सोहन की बहन की शादी के सिर्फ कुछ दिनों के बाद, मोहन बिगेन आस्किंग और आस्किंग फॉर, और दोस्तों आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन मतलब शुरू करना और बिगिन मतलब शुरू कर दिया। मोहन बिगेन आस्किंग फॉर द मनी, जो मोहन था वो पैसे मांगने लगा, विच ही वॉज सपोज टू गेट जो उसको प्राप्त होने थे, फ्रॉम सोहन से, किस लिए, फॉर द गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब सोने के आभूषणों के लिए, बॉट बाय हिम जो उसके द्वारा खरीदे गए थे, ऑन क्रेडिट उधारी पर। चलिए आगे देखिए। यू नो आप जानते हो, आई एम अ पुअर मैन मैं गरीब आदमी हूँ, सैड सोहन ने कहा, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून। क्या मतलब हुआ? इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि आप जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, सोहन ने कहा, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट मतलब मैं पेमेंट का मतलब होता है किसी पैसों की अदायगी करना। हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून मतलब मैं इतनी जल्दी पैसों को अदा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी जल्दी पैसे कैसे दे सकता हूँ। मोरोवर मतलब वैसे भी, इफ़ आई रिमेंबर यदि मुझे याद है, करेक्टली ठीक से, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली यदि मुझे ठीक से याद है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई शैल बी एबल टू पे यू बैक इन 6 months टाइम। क्या मतलब उसने क्या कहा कि, और वैसे भी अगर मुझे ठीक से याद है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि आई शैल बी एबल टू पे यू बैक इन 6 months टाइम मैं आपको आई शैल बी एबल टू पे मतलब मैं आपको वापस दे पाऊँगा, आपको दे पाऊँगा, पे यू बैक मतलब मैं आपके पैसों को वापस अदा कर पाऊँगा, इन 6 months टाइम मतलब कि 6 महीने के समय में। एनीवे प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम आई विल पे द मनी। क्या कहा उसने कि एनीवे ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम मुझे थोड़ा और समय दो, आई विल पे द मनी मैं पैसे अदा करूँगा। चलिए आगे देखिए। बट मोहन हैड एन ईविल डिज़ाइन ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज़। ईविल डिज़ाइन का मतलब होता है कोई बुरी नीयत, बुरी नज़र, जो लेकिन जो मोहन था, हैड एन ईविल डिज़ाइन ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज़ उसकी सोहन की प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी संपत्ति पर एक बुरी नज़र थी। ही वॉन्टेड सोहन टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ सेइंग दैट ही mortgaged his house and other properties अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, मॉर्गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को उधारी वगैरह पे लेता है और उसको सिक्योरिटी के तौर पर जब उसे कोई चीज़ जमा करनी पड़े या उसको गिरवी रखनी पड़े तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वॉन्टेड सोहन वह चाहता था सोहन टू साइन की सोहन जो है वो साइन करे, हस्ताक्षर करे, सम डॉक्यूमेंट्स के मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर, कुछ कागज़ों पर, इन द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर,
मतलब कि कचहरी में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करे, सेइंग ये कहते हुए दैट कि ही मॉर्गेज्ड कि उसने गिरवी रखा था हिज हाउस अपने घर को, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ और अन्य प्रॉपर्टीज़ को उसने संपत्ति को गिरवी रखा था, अगेंस्ट द गोल्ड कॉइन्स, अगेंस्ट द गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के आभूषणों के बदले। चलिए आगे देखिए। सोहन अगेन प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस बट मोहन वॉज एडामेंट ऑन हिज डिमांड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्लीड का मतलब होता है विनती करना, आग्रह करना, और ये सेकंड फॉर्म है, और हेल्पलेसनेस नाउन है जिसका मतलब होता है लाचारी। सोहन अगेन प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस मतलब जो सोहन था उसने दोबारा से अपनी जो उसकी लाचारी थी उसकी उसने विनती की, बट मोहन वॉज एडामेंट। और दोस्तों एडामेंट का मतलब होता है किसी बात पर अटल होना, लेकिन जो मोहन था वो अटल था ऑन हिज डिमांड, वो अपनी मांग पर अटल था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए सीइंग नो वे आउट सोहन सेड टू मोहन। क्या मतलब हुआ? सो सीइंग नो वे आउट मतलब ये देखते हुए कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, सोहन सेड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा, हाउ विल आई गो टू द कोर्ट। उसने क्या कहा? हाउ विल आई गो टू कोर्ट मतलब मैं कचहरी कैसे जाऊंगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट। क्या मतलब हुआ कि आई डोंट इवन हैव ए हॉर्स टू रीच द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है, और ये पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसने क्या कहा कि हाउ विल आई गो टू द कोर्ट मतलब मैं कोर्ट कैसे जाऊँगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट मतलब मेरे पास एक घोड़ा भी नहीं है। टू रीच द कोर्ट, कोर्ट पहुंचने के लिए, कचहरी पहुंचने के लिए मेरे पास एक घोड़ा भी नहीं है। यू कैन टेक माई हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट सेड मोहन। मोहन ने क्या कहा? यू कैन टेक माई हॉर्स मतलब आप मेरा घोड़ा ले सकते हो, टू राइड टू द कोर्ट मतलब कि अदालत जाने के लिए, कचहरी जाने के लिए आप मेरा घोड़ा ले सकते हो, मोहन ने कहा। आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर सेड मोहन सेड सोहन। सोहन ने क्या कहा? आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर मतलब मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स और पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स सेड मोहन। मोहन ने कहा आप मेरे कपड़े पहन सकते हो। आई डोंट इवन हैव शूज़ टू वेयर सेड सोहन। सोहन ने क्या कहा? आई डोंट इवन हैव शूज़ टू वेयर मतलब मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। टेक माई शूज़ सेड मोहन। मोहन ने कहा टेक माई शूज़ मतलब मेरे जूते ले लो, सेड मोहन, मोहन ने कहा। चलिए आगे देखिए। नाउ सोहन अग्रीड टू गो टू द कोर्ट। और दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है। नाउ अब जो सोहन था वो तैयार हो गया, सहमत हो गया टू गो टू द कोर्ट। सोहन अदालत जाने के लिए, कचहरी जाने के लिए तैयार हो गया। ही पुट ऑन मोहन्स क्लॉथ्स और उसने, और दोस्तों पुट मतलब पहनना, ही पुट ऑन मोहन्स क्लॉथ्स उसने मोहन के कपड़े पहन लिए, एंड शूज़ और जूते, एंड रोड टू द कोर्ट ऑन मोहन्स हॉर्स और वो मोहन के घोड़े पर सवार होकर अदालत गया। चलिए आगे देखिए। वैन द जज कॉल्ड द नेम ऑफ सोहन, और कॉल मतलब बुलाना, पुकारना। वैन द जज कॉल्ड द नेम ऑफ सोहन जब जज ने सोहन का नाम पुकारा, ही सेड उसने कहा, माई लॉर्ड आई वॉन्ट टू आस्क मोहन सर्टेन क्वेश्चंस। क्या कहा उसने कि माई लॉर्ड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क मोहन सर्टेन क्वेश्चंस मतलब मैं मोहन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। गो है, ठीक है, सेड द जज, जज ने कहा, एंड ऑर्डर्ड मोहन और मोहन को आदेश दिया, टू आंसर जवाब देने का, टू द क्वेश्चंस पुट अप बाय सोहन मतलब जो सोहन के द्वारा सवाल पूछे जाएं उसका जवाब देने को कहा। चलिए आगे देखिए। टेल मी मोहन आस्क्ड सोहन, सोहन ने कहा, मोहन टेल मी मोहन मतलब कि मोहन मुझे बताओ, आस्क्ड सोहन, आस्क्ड सोहन ने पूछा, टू होम डू दीज क्लॉथ्स आई एम वेयरिंग टू बिलोंग। उसने क्या पूछा कि टू होम डू दीज क्लॉथ्स आई एम वेयरिंग बिलोंग मतलब कि जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो किसके हैं। बिलोंग मतलब होता है किससे संबंधित हों। तो उसने क्या पूछा कि मुझे बताओ जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो किसके हैं। दे आर माइन ये मेरे हैं, रिप्लाइड मोहन, मोहन ने जवाब दिया।
टू होम डू दीज शूज़ आई एम वेयरिंग बिलोंग। उसने क्या कहा कि जो जूते, मतलब टू होम डू दिस शूज़, ये जूते किसके हैं, आई एम वेयरिंग, जो मैंने पहने हुए हैं, दे आर माइन, वो मेरे हैं, सैड मोहन, मोहन ने कहा, एंड द हॉर्स दैट आई रोड टू द कोर्ट, और वो जो घोड़ा है दैट आई रोड टू द कोर्ट, मतलब जिस पर सवार होकर मैं अदालत आया, द हॉर्स टू बिलोंग्स टू मी। उसने क्या कहा कि हॉर्स टू मतलब जो घोड़ा भी जो है बिलोंग्स टू मी, वो मेरा है। शाउटेड मोहन, मोहन ने चिल्लाया, या कह सकते हैं मोहन चिल्लाया। चलिए आगे देखिए। द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगेन टू लाफ, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, और जो लोग थे जो अदालत में उपस्थित थे, बिगेन टू लाफ, वो हंसने लगे। सोहन सेड टू द जज, जो सोहन था उसने जज से कहा, माई लॉर्ड यू कैन योर सेल्फ जज द मेंटल स्टेट ऑफ मोहन। क्या मतलब हुआ, माई लॉर्ड मतलब कि मेरे लॉर्ड, यू कैन योर सेल्फ जज, आप खुद इस चीज़ को जज कर सकते हो, देख सकते हो, द मेंटल स्टेट ऑफ मोहन, मतलब आप खुद मोहन की जो दिमागी स्थिति है उसको आप जज कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। ही थिंक्स, इसे लगता है, एवरीथिंग दैट आई पजेस, पजेस का मतलब होता है किसी के पास कोई चीज़ होना, तो उसने क्या कहा, ही थिंक्स, इसे लगता है, एवरीथिंग दैट आई पजेस मतलब जो भी कुछ है जो मेरे पास है, बिलोंग्स टू हिम ओनली, वो सिर्फ इसी की है। चलिए आगे देखिए। द जज ऑल्सो लाफ्ड, जो जज थे वो भी हंसे, एंड डिसमिस्ड द केस, और उन्होंने केस को खारिज कर दिया। डिसमिस करने का मतलब खारिज करना, केस को खारिज कर दिया। सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि मोहन हैड लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस, की जो मोहन है वो अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठा है, एंड हैज़ स्टार्टेड थिंकिंग, और वो सोचने लगा है, दैट कि एवरीथिंग दैट सोहन ऑन्ड, मतलब और वो ये सोचता है कि एवरीथिंग दैट सोहन ऑन्ड मतलब सोहन के पास जो भी है, बिलोंग टू हिम, वो उसका है। दस, इस प्रकार, सोहन फॉइल्ड मोहन्स इविल डिज़ाइन, और फॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को नाकाम कर देना। इस तरह से जो सोहन था उसने मोहन के जो बुरे इरादे थे, जो उसके बुरे विचार थे, या जो भी उसके इविल जो डिज़ाइंस थे, जो उसके बुरे इरादे थे, उसको उसने नाकाम कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है इस कहानी का, ग्रीड इज़ इविल। दोस्तों ग्रीड का मतलब होता है लालच, और ये एक नाउन है। ग्रीड इज़ इविल मतलब जो ग्रीड है वो एक बुराई है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड विद श्रूडनेस, और श्रूडनेस का मतलब होता है चालाकी। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड विद श्रूडनेस मतलब जो लालच है वो एक बुराई है, और इसको समाप्त किया जाना चाहिए, इसका विनाश किया जाना चाहिए चालाकी से। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैंने यहाँ पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। इफ़ यू रियली लाइक द स्टोरी एंड इफ़ यू रियली enjoyed this video, so I request you that please like this video and subscribe the channel. Press the bell icon so that you can keep getting notifications whenever I upload a new video. And guys, again, it's my request that when you are watching such videos, you must keep a notebook and pen with you so that you can make a note, because most of the time whenever I tell any story or whenever I see any new word, I just tell the meaning, so that if you just make a note, so what will happen, when you get the time you can just remember them and you can use those words in your English speaking. And apart from this, that when you just learn a new word, that also becomes very helpful for you to become a good speaker in English. And by practicing grammar and learning these words can really help you a lot in your English skills. And apart from this, guys, I have a request that if you get any benefit of my videos, then please just share your thoughts, share your views in the comment section, because whenever I try to bring a new video, that is my you can say that is my only motivation, is that you should get the benefit and you should try to get maximum benefit. And that is the reason I always try to bring a new story where I can tell you about the meaning of new words, and where you can get the not only the new words, but you can get the knowledge about the grammar also. So that is my request, that guys, that if you get any type of benefit, you must tell me in the comment section. And apart from this, if you have any suggestion so that I can improve the quality of this video, or maybe I can I can bring new videos for you where you can learn more things, so you are most welcome. And you can just give your suggestion in the comment box, so that we can make it more
good for you, and you can get more benefits from such videos. So it's my request that if you have any suggestions, please write to us. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.